डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्कलिनिटी डिटरमाइन करने का प्रोसीजर डिस्कस किया था। जब हमने अल्कलिनिटी डिटरमाइन किया था टाइट्रेशन की हेल्प से, तब हमें दो इंडिकेटर यूज़ करना थे। एक इंडिकेटर था फिनोल्फथलीन इंडिकेटर, दूसरा इंडिकेटर था मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। हमने जब फिनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज़ किया था तो हमें पी एंड पॉइंट मिला था, और पी एंड पॉइंट पे जो वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड था वो हमें मिला था V1 ml। मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट पर हमें V2 ml एसिड रिक्वायर्ड हुआ था, और ये जो V2 ml हमें मिला था, दिस इज़ द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड आफ्टर दिस पी एंड पॉइंट, या V1 ml ऐड करने के बाद हमने जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड किया था वो था V2 ml। तो टोटल वॉल्यूम अप टू द मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट हम कितना यूज़ कर चुके थे? V1 प्लस V2। सो total volume of acid added up to methyl orange endpoint is V3 ml, and this V3 ml is equal to V1 ml plus V2 ml। तो हमने टोटल जितना एसिड डाला वो कितना हुआ मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट तक? वो हुआ V1 प्लस V2। ये हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। आज के लेक्चर में अब हम कैलकुलेशन पार्ट डिस्कस करेंगे। तो हमने प्रोसीजर में ये देखा था कि हमने एक स्टैंडर्ड एसिड लिया था। ये स्टैंडर्ड एसिड H2SO4 भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, और इसकी नॉर्मलिटी हमने N/50 ली थी। ये नॉर्मलिटी चेंज हो सकती है, न्यूमेरिकल में ये N/40 हो सकती है, N/100 हो सकती है, या लेबोरेटरी में जब आप परफॉर्म करते हैं तब भी ये नॉर्मलिटी आपको चेंज करके दी जा सकती है। उसके अलावा हमने वाटर सैंपल लिया था जिसका वॉल्यूम था 100 ml। ये वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, ये 100 ml की जगह न्यूमेरिकल में आपको 200 ml 150 ml कुछ भी दिया जा सकता है। लेबोरेटरी में भी ये चेंज हो सकता है, जितना वॉल्यूम आपके पिपेट का होगा उसके अकॉर्डिंग ये वॉल्यूम आपका रहेगा। तो पिपेट जनरली हम 10 ml या 20 ml का यूज़ करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये वॉल्यूम लेते हैं लेबोरेटरी में। उसके बाद यहाँ पर हमने दो इंडिकेटर यूज़ करे थे, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। Now, after titration procedure, we get volume of acid added up to phenolphthalein endpoint is V1 ml, and volume of acid added after phenolphthalein endpoint to get methyl orange endpoint is V2 ml. So, total volume added up to the methyl orange endpoint into the water sample is V3 ml, and this V3 ml is equal to V1 ml प्लस V2 ml। ये हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी मूव फॉर कैलकुलेशन पार्ट। सो इन दिस कैलकुलेशन फर्स्ट वी विल डिटरमाइन फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी, एंड वी इंडिकेट दिस फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी बाय कैपिटल P। तो सबसे पहले हमें फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी डिटरमाइन करना है। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2। हियर this N1 is the normality of water sample, V1 is the volume of water sample, N2 is the normality of acid, and V2 is the volume of acid required up to phenolphthalein endpoint। तो इस V2 के साथ में मैंने P लगा दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि this is the volume required up to phenolphthalein endpoint। अब हमने प्रोसीजर में देखा था कि जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड था हमें अप टू फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट, दिस इज स्मॉल V1 ml। ये वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड था। इस V1 को आप इस कैपिटल V1 से कंफ्यूज ना करें। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, एंड दिस स्मॉल V1 दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एसिड अप टू फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस V1। Now N1 is the normality of water sample, and we have to find out this। हमें ये पता नहीं है, हमने इसको ऐसा ही लिख दिया। V1 is the volume of water sample and it is taken 100 ml। ये हमने 100 ml लिया है। N2 is the normality of acid, हमने इसे N/50 लिया था, and V2 is the volume of acid required up to phenolphthalein endpoint। So this is V1 ml, small V1 मैंने इसको लिखा है। यहाँ से हम N1 कैलकुलेट करेंगे। N1 इज इक्वल टू N/50
into V1 by 100. So this is the normality of water sample. Now we have to calculate strength of phenolphthalein alkalinity in water sample. So we write down this strength of phenolphthalein alkalinity and it is indicated by capital P. इसे हमने capital P से बताया. अब हमें ये पता है कि स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमेशा होता है नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट. अब नॉर्मलिटी हम वाटर सैंपल की लेंगे क्योंकि हमें वाटर सैंपल में फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी फाइंड आउट करना है. तो नॉर्मलिटी यहाँ पर वाटर सैंपल की ली जाएगी जो हमने कैलकुलेट करी है N1. तो N1 की वैल्यू हमें मिली है N/50 इंटू स्मॉल v1 upon 100. This is the normality of water sample. Now we have to multiply this normality with equivalent weight. अब यहाँ पर equivalent weight किसका लिया जाएगा? So we will take equivalent weight of CaCO3 क्योंकि हम alkalinity के जो रिजल्ट होते हैं उसको CaCO3 के टर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पर हमें equivalent वेट किसका लेना होगा? CaCO3 का लेना होगा. सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इज़ 50. अब हमने इससे कैलकुलेट करना है तो यहाँ से ये हमें मिलेगा 50 to 50 V1 by 100. ये जो रिज़ल्ट हमें मिलता है यहाँ से दिस इज़ इन ग्राम्स पर लीटर. ये ग्राम्स पर लीटर में मिलेगा एंड वी वांट अ रिजल्ट इन मिलीग्राम पर लीटर. सो वी मल्टीप्लाई दिस V1 by 100 विथ 1000. इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया. जब हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा मिलीग्राम पर लीटर में. सो दिस इज़ 10 V1 मिलीग्राम पर लीटर. सो दिस इज़ द फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी ऑफ वाटर सैंपल. कैपिटल P से हम इसे इंडिकेट कर रहे हैं. ये फॉर्मूला हमेशा के लिए फिक्स नहीं होगा. ये 10 V1 इसलिए आया है क्योंकि हमने नॉर्मलिटी N/50 ली थी और वॉल्यूम 100 लिया हुआ था. अगर सपोज़ करो ये N/40 दिया जाएगा या वॉल्यूम कुछ चेंज हो जाएगा तो ये फॉर्मूला इस तरह से नहीं मिलेगा हमें 10 V1. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको ये कैलकुलेशन पार्ट पूरा करके ही फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी निकालनी है. डोंट यूज़ डायरेक्टली दिस फॉर्मूला 10 V1. फाइन. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप we determine strength of methyl orange alkalinity in water sample and it is expressed by capital M. इसको हम capital M से express करेंगे. So again we will use this formula N1V1 is equal to N2V2. N1 is again normality of water sample, V1 is the volume of water sample. Here N2 is the normality of acid and V2 is the volume of acid अप टू मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट. ये यहाँ पर हमें ध्यान रखना है. हमने जब फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी डिटरमाइन की थी तब हमने V2 वॉल्यूम क्या लिया था? जो वॉल्यूम हमें फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट तक रिक्वायर्ड हुआ था. और यहाँ पर V2 हम क्या लेंगे? जो वॉल्यूम हमें मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट तक लगा है. सो N1 इज़ द नॉर्मलिटी ऑफ वाटर सैंपल एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस नॉर्मलिटी N1. हमने इसे ऐसे ही लिख दिया है. V1 इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल एंड दिस इज़ 100. N2 इज़ द नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, दिस इज़ 50 एंड V2 इज़ द वॉल्यूम ऑफ एसिड अप टू मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट. तो अप टू मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट तक हमने कितना वॉल्यूम ऐड कर दिया था? V1 प्लस V2 और इसे हमने बोला था V3. सो वी राइट डाउन हियर V1 प्लस V2. This is the total volume added up to methyl orange endpoint. Now N1 is equal to N/50 into V1 plus V2 upon 100. So this is the normality of water sample. ये normality हमें water sample की मिल गई है. Now we have to find out strength of methyl orange alkalinity. Strength of मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल M. फिर से हमें पता है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट एंड वी विल टेक इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 and N1 is the normality of water sample and this is N/50 into V1 plus V2 upon 100.
into equivalent weight of CaCO3 is 50. We will get a result in gram per liter, and we have to convert this gram per liter into milligram per liter. So this is into 50 into 1000. So we will get our result in milligram per liter. यहाँ से जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, so this is 10 V1 plus V2 milligram per liter. This is the strength of methyl orange alkalinity in water sample. अब हमें ये पता है कि V1 plus V2 टोटल वॉल्यूम हम V3 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं. दिस इज V3 मिलीग्राम पर लीटर, 10 V3 मिलीग्राम पर लीटर, कैपिटल M. ये चीज़ बहुत ध्यान रखना होगी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. न्यूमेरिकल में कई बार आपको ये अलग अलग वॉल्यूम दे दिए जाते हैं, V1 प्लस V2 आपको करना होता है. कई बार आपको टोटल वॉल्यूम दे दिया जाता है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड अप टू मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट, दैट इज़ डायरेक्टली V3 दे देते हैं. तो न्यूमेरिकल को जब आप केयरफुली स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको V1 V2 दिए गए हैं या फिर आपको V1 V3 दिया गया है. उसके बाद हम बात करते हैं टोटल अल्कलिनिटी, टोटल अल्कलिनिटी ऑफ वाटर सैंपल. तो टोटल अल्कलिनिटी इसे कई बार T से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी. तो टोटल अल्कलिनिटी डिफरेंट कुछ भी नहीं है, ये मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी होती है. और इसको हम एक तरह से और बता सकते हैं, इट इज़ द सम ऑफ ऑल alkalinity causing ions present in water sample. सपोज करो वाटर सैंपल में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट हैं, तो टोटल अल्कलिनिटी क्या हो जाएगा, सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन. फाइन. नाउ if we want to determine type and concentration of alkalinity causing ions present in water sample, then we have to analyze values of phenolphthalein alkalinity and methyl orange alkalinity carefully. तो ये जो हमें स्ट्रेंथ ऑफ phenolphthalein alkalinity मिला है कैपिटल P और स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी मिला है, जब हम इनकी वैल्यूज़ को केयरफुली एनालाइज करेंगे तो हमें ये पता लग जाता है कि वाटर सैंपल में कौन सा आयन प्रेजेंट है या आयन्स कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, और रिएक्शंस की हेल्प से हम उनका कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसमें हम सबसे फर्स्ट केस देखेंगे, केस 1, व्हेन ओनली OH माइनस आयन्स आर प्रेजेंट इन वाटर सैंपल. जब सिर्फ OH आयन्स वाटर सैंपल में प्रेजेंट होंगे तब P और M के बीच में क्या रिलेशन हमें मिलेगा. तो जब OH आयन प्रेजेंट होंगे तो मैंने आपको बताया था कि इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम इस तरह से लिखेंगे, और वाटर सैंपल में जब OH आयन्स प्रेजेंट होंगे तो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर वर्क करता है. मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई है कि जब वाटर सैंपल का pH अबव 8.3 होगा तो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर उसमें पिंक कलर देगा, और जब वाटर सैंपल में OH माइनस आयन और कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होते हैं तो वाटर सैंपल का pH अबव 8.3 होता है. इसीलिए जब हम उसमें फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डालेंगे देन वी विल गेट पिंक कलर. लेकिन जब बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होते हैं तो वाटर सैंपल का pH 8.3 से कम होता है, तो अगर आप उसमें फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डालेंगे तो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर पिंक कलर नहीं देगा. तो यहाँ पर अगर सिर्फ वाटर सैंपल में OH आयंस प्रेजेंट है तो मतलब फिनोल्फथलीन इंडिकेटर वर्क करेगा. और मिथाइल ऑरेंज ऐसा इंडिकेटर है कि चाहे कार्बोनेट आयन हो, चाहे बाइकार्बोनेट आयन हो, चाहे हाइड्रोक्साइड आयन हो, कोई सा भी आयन प्रेजेंट इसमें से होगा तो वो वर्क करेगा. मतलब यहाँ पर हमें दोनों इंडिकेटर वर्क करेंगे, मतलब हमें दोनों रीडिंग मिलेगी, P एंड पॉइंट भी मिलेगा और M एंड पॉइंट भी मिलेगा. मतलब हमारे पास दो वॉल्यूम V1 आ जाएगा और V2 भी आ जाएगा.
और उसकी हेल्प से हम फिनोल्फथालीन अल्कलिनिटी और मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अब इस केस में फिनोल्फथालीन अल्कलिनिटी की स्ट्रेंथ और मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी की स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन होगा? तो चूंकि यहाँ पर कोई भी दूसरा आयन प्रेजेंट नहीं है, ना ही यहाँ पर कार्बोनेट प्रेजेंट है, ना ही बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, तो जो भी वॉल्यूम हमें फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट तक लगेगा उतना ही वॉल्यूम हमें मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट तक भी लगेगा, क्योंकि इस OH आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए अमाउंट ऑफ एसिड सेम रहेगा, चाहे आप फिनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज़ करें, चाहे आप मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज़ करें। इंडिकेटर को चेंज करने से OH आयन के अमाउंट पर, OH आयन के कंसंट्रेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में आपको जो वैल्यू मिलेगी फिनोल्फथालीन अल्कलिनिटी और मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी की, वो इक्वल मिलेगी। सो इन दिस केस P इज इक्वल टू M। फाइन। सेकेंड केस हम डिस्कस करेंगे, व्हेन ओनली कार्बोनेट आयंस आर प्रेजेंट इन वाटर सैंपल। जब सिर्फ कार्बोनेट आयन वाटर सैंपल में प्रेजेंट होंगे तब क्या होगा? तो ये आयन मैंने आपको बताया CO3 2-, इसका न्यूट्रलाइजेशन हम देखेंगे। फर्स्ट, it is half neutralized into bicarbonate ion, and this bicarbonate ion, these are generated from half neutralization of this carbonate ion। ऑलरेडी वाटर सैंपल में ये प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये बाइकार्बोनेट आयन कहाँ से आए हैं? इस कार्बोनेट आयन के हाफ न्यूट्रलाइजेशन से आए हैं। तो इसका फिर हमने देखा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो ये दो रिएक्शन जब होंगी देन दे इंडिकेट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन। अब मैंने आपको बताया कि जब तक कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होगा तब तक फिनोल्फथालीन इंडिकेटर वर्क करेगा। तो इस केस में जब आप इसमें फिनोल्फथालीन इंडिकेटर डालेंगे वाटर सैंपल में जिसमें कि सिर्फ कार्बोनेट आयन है, तो जैसे ही आप इंडिकेटर फिनोल्फथालीन डालेंगे तो पिंक कलर आपको मिलेगा। और मिथाइल ऑरेंज जैसा इंडिकेटर होता है वो हर आयन की प्रेजेंस में अपना कलर शो करता है। तो यहाँ पर आपको P एंड पॉइंट भी मिलेगा और M एंड पॉइंट भी मिलेगा। अब P एंड पॉइंट और M एंड पॉइंट की हेल्प से आप जो स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्फथालीन अल्कलिनिटी निकालेंगे और मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी निकालेंगे, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा? तो देखिए, सपोज करो ये हमारा कार्बोनेट आयन है, इसको हाफ न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 2 ml एसिड रिक्वायर्ड हुआ। ठीक, अब चूंकि ये जो रिएक्शन है दिस इज हाफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आधी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है और फिनोल्फथालीन का कलर उस केस में डिसअपियर हो जाएगा। अब हाफ रिएक्शन जो बची हुई है उसे कंप्लीट होने के लिए हमें फिर से क्या लगेगा? इक्वल वॉल्यूम ही लगेगा, क्योंकि हाफ रिएक्शन ये है और हाफ रिएक्शन ये है। तो जितना वॉल्यूम हमें फर्स्ट रिएक्शन को कंप्लीट करने में लगेगा उतना ही वॉल्यूम हमें इस सेकेंड रिएक्शन को कंप्लीट करने में भी लगेगा। तो यहाँ पर P और M के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा? P हमने बताया फिनोल्फथालीन अल्कलिनिटी हमें मिलेगी जो हम निकालेंगे 2 ml की हेल्प से, और मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी हम निकालेंगे 4 ml की हेल्प से, क्योंकि 2 + 2 हुआ 4 ml। तो यहाँ पे P और M के बीच में जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा? P = ½ M। 4 का हमने हाफ किया तो वो कितना आएगा? 2 आएगा। तो फिनोल्फथालीन अल्कलिनिटी जो रहेगी वो मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी की जस्ट हाफ रहेगी इस केस में, व्हेन ओनली कार्बोनेट आयंस आर प्रेजेंट। तो इस केस में क्या होगा? फिनोल्फथालीन अल्कलिनिटी P = ½ M। ये रिलेशन हमें इस केस में मिलेगा। अब हमें कंसंट्रेशन अगर पता करना है कार्बोनेट आयन का, तो हम कंसंट्रेशन कैसे पता लगाएंगे? तो हमें ये पता है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन इज इंडिकेटेड बाय M। ये टोटल जो भी हमें मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी मिलेगी वो हमको क्या बता रही है? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बता रही है। और या फिर हम इसे बता सकते हैं, यहाँ से हमने देखा 2P = M, तो हम कंसंट्रेशन इस 2P की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन इज गिवन बाय अमाउंट ऑफ मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी और it is equal to 2P. Now we will take case 3. Case 3, when only bicarbonate ions are present in water sample.
सिर्फ बाइकार्बोनेट आयन अगर वाटर सैंपल में प्रेजेंट होंगे तब P और M में क्या रिलेशन इस्टेब्लिश होगा। तो हम इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखें, बाइकार्बोनेट आयन प्लस H प्लस, दिस विल गिव H2O प्लस CO2। तो मैंने आपको बताया है when only bicarbonate ions are present in water sample then phenolphthalein indicator will not work। phenolphthalein indicator अपना पिंक कलर नहीं देगा क्योंकि pH 8.3 से कम हो जाता है। तो इस केस में हमें phenolphthalein एंड पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि phenolphthalein इंडिकेटर जैसे ही आप ऐसे किसी वाटर सैंपल में डालेंगे जिसमें सिर्फ बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होंगे तो पिंक कलर अपीयर नहीं होगा। तो जब पिंक कलर नहीं आया तो आपको P एंड पॉइंट भी नहीं मिलेगा। तो इस केस में सिर्फ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर वर्क करेगा। तो चूंकि हमें फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट नहीं मिला है तो फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जो अल्कलिनिटी बचेगी वो कौन सी बचेगी, सिर्फ मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी। तो हमें इस केस में सिर्फ एक ही अल्कलिनिटी मिलेगी, दैट इज द मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इज गिवन बाय मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी। तो ये हुआ केस 3 when only bicarbonate ions are present in water sample. Now next case, when bicarbonate ion and carbonate ion both are present in water sample. मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया है कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयंस कॉम्बिनेशन में भी पॉसिबल हो सकते हैं, दे एग्जिस्ट टुगेदर इन वाटर सैंपल। तो अब इस केस में P और M का क्या रिलेशन होगा, तो हम सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस लिखेंगे। CO3 2- प्लस H प्लस बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन हुआ बाय हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस कार्बोनेट आयन। और ये जो बाइकार्बोनेट आयन है इनका हमने न्यूट्रलाइजेशन लिखा HCO3 1- प्लस H प्लस H2O प्लस CO2। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये कौन से आयन से, जो हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन से जनरेट हुए हैं। ये दोनों रिएक्शन कलेक्टिवली इंडिकेट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि वाटर सैंपल में बाइकार्बोनेट आयन भी प्रेजेंट है। तो ये बाइकार्बोनेट आयन HCO3 1- प्लस H प्लस और इसका न्यूट्रलाइजेशन हुआ H2O प्लस CO2। ये इस तरह से है जैसे सपोज़ करो हमने कोई सॉल्यूशन बनाया जिसमें हमने Na2CO3 भी ऐड किया और साथ में हमने NaHCO3 ले लिया। तो ये दोनों आयन इसमें आ गए। सोडियम कार्बोनेट से कार्बोनेट आयन मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट से ये बाइकार्बोनेट आयन मिलेगा। अब मैंने आपको बताया कि जब तक वाटर सैंपल में कार्बोनेट आयन या हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होते हैं तब फिनोल्फथलीन इंडिकेटर वर्क करता है और आपको P एंड पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पर आपको जब तक ये कार्बोनेट आयन प्रेजेंट रहेगा फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट मिलेगा और फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी आप फाइंड आउट कर पाएंगे। और तीनों रिएक्शंस के केस में हमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर वर्क करेगा तो M एंड पॉइंट हमें मिलेगा और हम मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी कैलकुलेट करेंगे। फाइन। अब यहाँ पर हमें P और M में क्या रिलेशन आएगा ये हमें पता लगाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दो रिएक्शन जो है जस्ट हाफ होती है, इनके लिए जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है वो भी इक्वल होता है। तो सपोज़ करो यहाँ पर मैंने बताया हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन में 2 ml लगा और जो बाइकार्बोनेट आयन यहाँ से जनरेट हुए हैं इनके न्यूट्रलाइजेशन में भी 2 ml लगा। तो ये 4 ml जो हमें मिला है, दिस मच अमाउंट ऑफ एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन ओनली। अभी हमने बाइकार्बोनेट नहीं लिया है, ये जो बाइकार्बोनेट आयन वाटर सैंपल में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके बारे में हमने बात नहीं की, सिर्फ ये हमने बात करी है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन की। अब सपोज कीजिए कि ये जो बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट है इसके लिए हमें 3 ml और लगा, ठीक है। ये सिर्फ इस बाइकार्बोनेट आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें जो एसिड रिक्वायर्ड लगा वो 3 ml लगा। तो अब टोटल अमाउंट में हमें कितना लगा है, 3 + 2 + 2 मतलब ये हुआ 7 ml। टोटल हमें लगा है M एंड पॉइंट पे 7 ml एसिड। फाइन। और हमें P एंड पॉइंट पर कितना लगा है,
पी एंड पॉइंट पे सिर्फ 2 ml हमें लगा है, क्योंकि पी एंड पॉइंट तो हमारा हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन होगा, तभी पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। मतलब हम जब 2 ml ऐड करेंगे तब ये हाफ न्यूट्रलाइजेशन हो गया और हमने इससे बताया 2 ml। ये वॉल्यूम चेंज हो सकते हैं, ये जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के पर्पज़ से बता रही हूँ। 2 ml 7 ml ये फिक्स नहीं है, ये कुछ भी वॉल्यूम आपके आ सकते हैं, लेबोरेटरी में न्यूमेरिकल में कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसका रिलेशन देखना चाहूँ तो मैं इन दोनों को किस तरह से कोरिलेट कर सकती हूँ। तो मैंने बताया कि अगर मैं इस 7 को हाफ करती हूँ तो ये मुझे मिलता है 3.5। अब 2 और 3.5 जब मैं देखूँगी, सो 2 इज़ लेस देन 3.5। 2 की वैल्यू मुझे मिलेगी P पर, P एंड पॉइंट पे, सो P इज़ लेस देन, और ये 3.5 कैसे आया है, जब मैंने M को हाफ किया है, सो P इज़ लेस देन हाफ M। तो इस केस में जो आपको P और M में रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, P इज़ लेस देन हाफ M। फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी की वैल्यू मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी की हाफ वैल्यू जो आएगी उससे भी कम होगी, सो P इज़ लेस देन हाफ M। दिस टाइप ऑफ condition exists when carbonate and bicarbonate ions are present in water sample। अब हमें कंसंट्रेशन पता लगाना है कि कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा और बाइकार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा। तो इसे पता लगाने के लिए हमने फर्स्ट रिएक्शन को देखें सबसे पहले, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन से हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी मिलेगी, एंड दिस फर्स्ट रिएक्शन इंडिकेट हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन। फर्स्ट रिएक्शन जो ये हम बता रहे हैं, दिस इज द हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन एंड दिस इज इंडिकेटेड बाय फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी, सो दिस इज इक्वल टू P। फाइन, नाउ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन इज इक्वल टू 2P। हमने इसे सॉल्व कर लिया, तो ये जो कंसंट्रेशन हमें मिलेगा कार्बोनेट आयन का वो किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी। अब हमें बात करना है कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। तो कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी है, मैंने आपको बताया दिस इज इक्वल टू टोटल अल्कलिनिटी एंड इट इज़ द सम ऑफ ऑल अल्कलिनिटी कॉजिंग आयंस प्रेजेंट इन वाटर सैंपल। तो इस वाटर सैंपल में 2 आयंस प्रेजेंट हैं, HCO3 1- एंड CO3 2- आयंस, ठीक। इसका कंसंट्रेशन हमने निकाल लिया है कार्बोनेट आयन का, वो निकला है 2P। यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी 2P, और बाइकार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे, सो M - 2P। तो जब हम इसे अप्लाई करेंगे M - 2P को, देन वी विल गेट कंसंट्रेशन ऑफ दिस बाइकार्बोनेट आयंस। फाइन, नाउ आवर लास्ट केस इज case number 5, when carbonate ions and hydroxide ion both present in water sample। जब हाइड्रोक्साइड आयन और कार्बोनेट आयन दोनों वाटर सैंपल में प्रेजेंट होंगे तब हमें क्या P और M में रिलेशन मिलेगा, अब हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखेंगे, फर्स्ट OH- प्लस H+, दिस विल H2O, देन कार्बोनेट आयन, फर्स्ट इट इज़ हाफ न्यूट्रलाइज्ड इनटू बाइकार्बोनेट आयन एंड देन दिस बाइकार्बोनेट आयंस आर अगेन न्यूट्रलाइज्ड and form H2O and CO2. So these two reaction indicate complete neutralization of carbonate ion। अब मैंने आपको बताया कि जब तक वाटर सैंपल में OH आयंस और कार्बोनेट आयन रहेंगे तब तक फिनोल्फथलीन इंडिकेटर वर्क करेगा। तो मतलब यहाँ से जो आपको P एंड पॉइंट मिलेगा उससे आप फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी कैलकुलेट करेंगे और मिथाइल ऑरेंज तीनों ही केस में वर्क करेगा। अब हमें देखना है P और M में क्या रिलेशन एग्जिस्ट होगा यहाँ पर। तो हम फिर से लेंगे
ये हाफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सपोज करो हमें 2 ml एसिड रिक्वायर्ड हुआ, तो जितने अमाउंट में एसिड इस हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन में लगेगा उतने ही अमाउंट में एसिड हमें इस लास्ट रिएक्शन के लिए भी लगेगा, तो इसे भी हम बताएंगे 2 ml। तो टोटल कार्बोनेट आयन के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए सपोज करो हमें 4 ml एसिड लगा है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि OH आयंस भी हैं, तो इस OH आयंस के लिए हमने बोला 3 ml एसिड हमें रिक्वायर्ड होगा। अब इस केस में हम देखेंगे कि फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट तक टोटल वॉल्यूम हमें एसिड का कितना लगा। तो हमने लिखा P एंड पॉइंट पर हमें वॉल्यूम लगेगा 3 + 2 = 5, क्योंकि फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट हमें कब मिलेगा, जब OH आयंस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और हाफ न्यूट्रलाइजेशन कार्बोनेट आयंस का हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम हमें मिला 3 + 2 = 5। M एंड पॉइंट पर हमें कितना वॉल्यूम लगेगा, 3 + 2 + 2 = 7 ml। अब हम इस 7 को फिर से क्या करेंगे, हाफ करके देखेंगे। सो 7/2 जब हमने किया तो हमें मिला 3.5। अब इस 5 और 3.5 में हम रिलेशन देखें। सो दिस 5 इज़ ग्रेटर देन 3.5, और ये 3.5 हमें कैसे मिला है, हाफ m से मिला है। हमने इस m की वैल्यू को हाफ किया, सो p इज़ ग्रेटर देन हाफ m। तो जब भी वाटर सैंपल में OH- और कार्बोनेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होंगे, तो फिनोल्फथालीन अल्कलिनिटी और मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी में क्या रिलेशन मिलेगा, फिनोल्फथालीन अल्कलिनिटी जो रहेगी वो हाफ m से ज़्यादा होगी, p इज़ ग्रेटर देन हाफ m। अब इस केस में हमें अगर कंसनट्रेशन ऑफ आयंस निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये जो लास्ट रिएक्शन है, दिस इज़ द हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन। यहाँ से हाफ न्यूट्रलाइजेशन हुआ था और जो बचा हुआ हाफ पोर्शन था रिएक्शन का वो इस लास्ट रिएक्शन में कंप्लीट हुआ था। तो ये हाफ रिएक्शन है, ये हाफ रिएक्शन है, और दोनों मिला के ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन इंडिकेट कर रही है। तो ये जो लास्ट रिएक्शन है, दिस इज़ द हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन। तो हमने लिखा हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन। और इस लास्ट रिएक्शन को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये आपके पास 3 रिएक्शंस हैं, इसमें से तीनों रिएक्शन का सम आपको क्या बताएगा, मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी बताएगा, और 2 रिएक्शंस उसमें से आपको क्या बताएंगे, फिनोल्फथालीन अल्कलिनिटी बताएंगे। तो टोटल M - P अगर आप कर देते हैं तो ये आपको क्या बता देगा, दिस इज इंडिकेट हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन। क्योंकि टोटल 3 रिएक्शन है, उसमें से 2 आपने माइनस कर दी, तो अब आपके पास जो रिमेनिंग बचा वो क्या बचा, हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन। सो हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन इज इक्वल टू M - P हमें मिला है। सो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन इज इक्वल टू 2M - P। तो जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे देन वी विल गेट कंसंट्रेशन ऑफ दिस कार्बोनेट आयन। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयंस। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता है कि जो मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी होती है, कैपिटल M, दिस इज़ द सम ऑफ ऑल अल्कलिनिटी कॉजिंग आयंस प्रेजेंट इन वाटर सैंपल। तो यहाँ पर हमें 2 आयंस मिले हैं, OH- और CO3 2- आयन। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन हमें पता लग गया है, वो कितना है, 2M - P, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। तो OH- आयंस का कंसंट्रेशन हो जाएगा M-, अब हम यहाँ पे कार्बोनेट आयन की वैल्यू रख देंगे 2M - P। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयंस, सो 2P - M। तो जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे देन वी विल गेट कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयंस। तो इस तरह से हमने जो डिफरेंट केसेस पॉसिबल हैं अल्कलाइन वाटर सैंपल के उनको देखा है। ये टॉपिक थ्योरी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है। अब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कई बार ऐसा होता है कि
स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट और उनके पास P एंड पॉइंट और M एंड पॉइंट की वैल्यू आ जाती है और उसके बाद उनका वाइवा का टर्न आ जाता है और उनका कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हुआ आता है। और कई बार एक्सटर्नल सिर्फ वो रीडिंग्स देख के आपसे पूछता है कि भाई आप बताइए कौन से टाइप के आयंस इसमें वाटर सैंपल में प्रेजेंट होंगे। तो कई स्टूडेंट्स जवाब देते हैं कि नहीं, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम स्ट्रेंथ जब कैलकुलेट करेंगे P और M उसके बाद ही बता पाएंगे कि वाटर सैंपल में कौन से आयंस है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप जो रीडिंग आई हैं उनको देख के भी बता सकते हैं कि कौन से आयंस वाटर सैंपल में प्रेजेंट होंगे। जैसे मैंने आपको ये वॉल्यूम के एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसी तरह से आपकी रीडिंग आई, सपोज करो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपकी रीडिंग आ गई 7 आई और 5 आई। P एंड पॉइंट पे आपको 5 ml मिला है और ये 7 मिला है। तो अभी आपने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन इस वैल्यू की हेल्प से आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि जो आपका फिनोल्फ्थेलिन एंड पॉइंट और मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट पे जो वॉल्यूम मिले हैं उसकी हेल्प से जब आप स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे फिनोल्फ्थेलिन अल्कलिनिटी और मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी की, तो वो भी वही रिलेशन शो करेंगी जो उनकी रीडिंग शो कर रही हैं। तो अगर आपको एक्सटर्नल पूछता है, जब आपके पास सिर्फ रीडिंग है कि भाई कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे, तो आप रीडिंग्स देख के भी इसको बता सकते हैं। अब हम इस टाइट्रेशन के जो भी रिजल्ट मिले हैं उसको हम एक टेबल फॉर्म में समराइज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं P इज इक्वल टू 0। जब हमारी फिनोल्फ्थेलिन अल्कलिनिटी की वैल्यू 0 होगी, मतलब फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर ने वर्क नहीं किया, तब कौन सा आयंस प्रेजेंट हो गया? क्या उसमें OH आयंस होगा? नहीं, क्योंकि OH आयंस और कार्बोनेट आयन अगर प्रेजेंट होते हैं तो हमें फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर कलर देता है। तो ये दोनों की प्रेजेंस उसमें वाटर सैंपल में नहीं होगी, क्योंकि फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर ने हमें कलर नहीं दिया है, तो हमने इन्हें लिख दिया नील। अब इस केस में हमें सिर्फ बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होंगे। ओनली बाइकार्बोनेट आयंस आर प्रेजेंट इन गिवन वाटर सैंपल। और इस केस में बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि फिनोल्फ्थेलिन अल्कलिनिटी तो निकलेगी नहीं, P इज इक्वल टू 0 है, तो हमें जो कंसनट्रेशन है वो सिर्फ किसका मिलेगा? मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी का। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी मिलेगी वही कंसनट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन भी होगी। नेक्स्ट केस होगा व्हेन P इज इक्वल टू M। तो हमने देखा था जब P इज इक्वल टू M हमें मिलता है तो उस केस में वाटर सैंपल में सिर्फ OH माइनस आयंस प्रेजेंट होते हैं, और इसका कंसनट्रेशन आप चाहे P की वैल्यू से ले लें या फिर आप M की वैल्यू से ले लें, दोनों ही ये वैल्यूज़ बराबर आएंगी। P इज इक्वल टू M हमें यहाँ पर मिलता है। उसके बाद थर्ड केस है व्हेन P इज इक्वल टू हाफ M। जब P इज इक्वल टू हाफ M होता है तब OH माइनस आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं और बाइकार्बोनेट आयंस भी नहीं होते हैं, सिर्फ कार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होते हैं। और कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन हम 2P से फाइंड आउट कर सकते हैं, 2P और वी कैन से दिस इज M। उसके बाद हमें कंडीशन मिली थी P इज़ लेस देन हाफ M। जब P इज़ लेस देन हाफ M था तब OH माइनस आयंस एब्सेंट रहते हैं और कार्बोनेट आयन और बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होते हैं। कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन हमने 2P से दिया था और बाइकार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने M-2P यूज़ किया था। लास्ट कंडीशन जो थी हमारी P इज़ ग्रेटर देन हाफ M, इस कंडीशन में बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे, तो वाटर सैंपल कंटेन ओनली OH माइनस आयंस एंड CO3 2 माइनस आयन। और इस केस में हमें OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन मिलेगा 2P माइनस M से और कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन मिलेगा 2M-P से। तो जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे देन वी विल गेट कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ दिस कार्बोनेट आयन। तो इस तरह से हमने जो केस डिस्कस किए थे उनको इस टेबल फॉर्म में समराइज़ किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।